हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो बेटा, आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के पाठ दक्षिणी एशिया और समकालीन विश्व, जो कि आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में चौथा चैप्टर है, सेकेंड टर्म में आएगा, तो इसको समझाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट समझाऊं, ताकि इसके क्वेश्चन आंसर भी वीडियो बना के मैं डाल सकूं। यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाने हैं, इसलिए समय की थोड़ी कमी को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा मेन मेन पॉइंट समझा दूं, ताकि जिस प्रकार की परीक्षा आ जाए, चाहे एमसीक्यू आ जाए, डिटेल आ जाए, आप अच्छी भांति उसको कर सकते हो। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में जो मार्क्स चाहिए आपको, वो पॉइंट में लिखने से मिलते हैं। यदि 4 अंक का प्रश्न है बेटा, तो 4 सॉलिड पॉइंट लिखने हैं आपको। आपको 4 में 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं इनके आउट ऑफ नंबर आए हैं, तो मैं आपको चाहता हूं आपके भी आउट ऑफ नंबर आए। ठीक है, शुरुआत करते हैं दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। तो सबसे पहले वो बच्चे जो पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो दक्षिण जो टॉपिक पढ़ेंगे हम बच्चों, वो पढ़ेंगे दक्षिण एशिया में संघर्ष। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन सी कंट्री शामिल होती है और किस बात को लेकर संघर्ष है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ में शांति के क्या प्रयास किए गए, विभिन्न देशों की गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या इसके लिए उपाय किए गए, लोकतांत्रिकरण किस प्रकार हुआ। हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, यानी इन कंट्रीज में लोकतंत्र नहीं था स्टार्टिंग में, बाद में लोकतंत्र आया। पाकिस्तान में हालांकि आज भी लोकतंत्र नहीं आ पाया, तो कैसे लोकतंत्रीकरण हुआ, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े। तो ध्यान से बच्चों वीडियो को देखना है, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है। आई होप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लोगे तो आपको टॉपिक में से या चैप्टर में से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना आए। ठीक है, दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में आता है। तो दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देश, स्टार्टिंग में 7 कंट्री शामिल थी, 2 कंट्री और ऐड हुई है। ठीक है, 2 कंट्री और ऐड हुई है बच्चों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो ये 7 कंट्री को मिला के क्या बना था बेटा, दक्षिण एशिया समूह बना था। तो दक्षिण एशिया समूह 7 देशों को मिलाकर बना था, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, इन कंट्री के लिए दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल होता है। तो एक नंबर में बाई चांस आ जाए तो दक्षिण एशिया किन देशों के लिए यूज होता है, तो आप बताना बच्चों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लंका, मालदीव। चाइना नहीं काउंट होता, कई बच्चे चाइना भी ऐड कर लेते हैं, चाइना काउंट नहीं होता दक्षिण एशिया में। अब इसमें अफगानिस्तान, म्यांमार को भी शामिल कर लिया गया। 9 कंट्री को मिला के ये दक्षिण एशियाई विश्व बना है। ठीक है, और इनके देशों के बीच आपस में सहयोग तो होता है, संघर्षों का दौर भी चलता रहता है। और आपको पता है संघर्ष किस किस कंट्री के बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ही ज्यादा होता है। बाकी अन्य देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं। पहला पॉइंट क्लियर कि कौन कौन सी कंट्री दक्षिण एशिया विश्व में शामिल होती हैं। 9 कंट्री, 7 पहले थी, 2 कंट्री और ऐड हुई हैं, अफगानिस्तान और म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं। चलो भाई, सेकंड पॉइंट, चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। मैंने अभी आपको बताया कि चीन दक्षिण एशिया में शामिल नहीं होता। ठीक है, पॉइंट बहुत सिंपल सा है, कर लोगे आप। अगला पॉइंट क्या है, तो उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूरब की बंगाल की खाड़ी, ये सब दक्षिण एशिया को क्या करते हैं, एक भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। हालांकि ये विशिष्टता इंडिया की भी है। इंडिया के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद सागर, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल खाड़ी। तो ये भारत की दक्षिण एशिया में विशिष्टता प्रदान करने वाले कारक क्या है बेटा, ये अगर याद है कि भारत को कौन कौन सी चीजें या भारत की कौन सी भौगोलिक विशेषताएं दक्षिण एशिया में विशिष्टता प्रदान करती है बच्चों, तो आप लिख सकते हो कि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय,
दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, जो कि भारत को दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये बन जाएगा आपका। आगे, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, यानी वहाँ पे सभी देशों में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, सभी में राजतंत्र नहीं है, सभी में सैनिक तंत्र नहीं है, तो एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है दक्षिण एशिया के 9 कंट्री में। अब तो आपको पता है अफगानिस्तान पे तालिबानों ने कब्जा कर लिया तो और ही बेड़ा गर्क हो गया। क्लियर? पॉइंट नंबर 1, भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है, तो ये आएगा कि दक्षिण एशिया के किन 2 देशों में आज़ादी के बाद से अब तक लोकतंत्र है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच। सेकेंड पॉइंट, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र कभी सैन्य शासन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े मुस्लिम इलाके हैं और मुस्लिम भी अलग वाले, इंडियन मुस्लिम तो बहुत अच्छे हैं, बाहर के हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। तीसरा पॉइंट है, नेपाल 2000 तक राजतंत्र था, बाद में लोकतंत्र आया, और आपको पता है नेपाल वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जहां पे कई बार संविधान को बदला जा चुका है। ठीक है, भूटान में आज भी राजतंत्र है। हर कंट्री की विशेषता बता रहे हैं इस पॉइंट में। इंडिया श्रीलंका में लोकतंत्र है, पाकिस्तान बांग्लादेश में सैन्य शासन रहा है, नेपाल में राजतंत्र था, अब लोकतंत्र की बहाली हुई है, और भूटान में राजतंत्र अभी भी है। बाकी कंट्री देख लेते हैं। मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन अब भी वहां लोकतंत्र है। तो 4 कंट्री कौन कौन से लोकतंत्र है? भारत, लंका, नेपाल, भूटान और अब मालदीव भी हो गया। दक्षिण एशिया, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं बच्चों, दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो से आपको पूरा चैप्टर एंड कर दूं, ताकि अगली वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकें हम। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के प्रचलित यह भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में फल फूल सकता है। आपको पता है सबसे पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका था, हालांकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इंडिया है, क्योंकि इंडिया में चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो पहले लोकतंत्र के बारे में एक कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ बड़े देशों में, अमीर देशों में चल सकता है, बड़े अमीर कंट्री में ही चल सकता है, लेकिन इंडिया जैसे छोटी कंट्री में या अविकसित कंट्री में, विकासशील कंट्री में नहीं चल सकता, विकासशील में नहीं चल सकता, ये मान्यता थी लोगों की। लेकिन दक्षिण एशिया ने इसको गलत साबित कर दिया और कहा कि लोकतंत्र हर उस देश में हो सकता है बेटा जहां पे सरकार अच्छा सोचे, जहां पे लोग जागरूक हों, तो लोकतंत्र हो सकता है। चलो भाई, अपने प्रतिद्वंदी जो कभी मानता नहीं है, यानी हमेशा उंगल करता रहता है, पाकिस्तान की बात पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। आपको पता है आज़ादी के बाद से वहाँ पे सेना ने ये बोलकर कब्जा कर लिया कि इंडिया हम पे कब्जा कर लेगा। वहाँ पे कभी भी एकता नहीं रही, कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते, कभी उनको हटा के उनको फांसी सजा सुना देते, कभी सेना कब्जा कर लेते, ये चलता ही रहता है, हमेशा दौर रहता है वहाँ पे। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन ने लोकतंत्र कुचलता रहा है। तो सैन्य शासन ने किसको कुचला है? बार बार लोकतंत्र को। ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ। तो पाकिस्तान में सेना बहुत प्रभावशाली है, और सेना को स्ट्रांग क्यों किया गया? क्योंकि भाई आतंकवाद का समर्थन करता है, और भाई उसे पता है अगर हम सेना स्ट्रांग नहीं रहेगी तो कोई भी कंट्री हमें हरा के खत्म कर देगा, और ये सही है। तो पाकिस्तान ने सारा इन्वेस्टमेंट सेना पे खर्च किया और मिला कुछ नहीं। सबसे पहले एक घटना कब घटी थी? सबसे पहले देश की बागडोर जनरल आयूब खान ने ली, उसके बाद जनरल अहिया खान, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक, और 1999 में परवेज मुशर्रफ जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की, सैनिक शासन। तो सबसे पहले इस देश के जो नेता थे जनरल आयूब खान थे, फिर जनरल अहिया खान, फिर जिया उल हक, और बाद में परवेज मुशर्रफ ने सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना करी। ये क्वेश्चन आपकी 10वीं में, 9वीं में, 11वीं में आ रखा कि सैनिक तख्तापलट पाकिस्तान में किसने शुरुआत करी थी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने करी थी 1999 में। ठीक है, तो पहली बार इसने क्या किया? सरकार को, चुनी हुई सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना करी, और सबसे पहले देश की बागडोर किसके हाथ में थी? जनरल आयूब। जनरल वर्ड का मतलब समझ रहे हो? जनरल का मतलब ये है कि सेना का जनरल। तो जनरल आयूब खान, फिर जनरल यहिया खान,
फिर जनरल हियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जनरल से आप क्लियर हो जाओगे कि इनकी डोर मोस्टली सेना के प्रमुख के हाथ में ही रही। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार रही, कुछ ही टाइम तक रही। तो कौन कौन से लोकतांत्रिक नेता थे पाकिस्तान के? जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ, जो अभी बीच में 2-3 साल पहले थे। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई आपको, और 2017 में उन्हें हटा दिया। मैंने कहा 2-4 साल में। तो 2017 में उनको वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा दी गई। और एक खास बात और है, जो भी नेता बनता है उसको सजा मिलती है बेटा, पाकिस्तान में खासकर। तो इन नेताओं ने क्या किया बेटा? लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास किए, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसके टाइम पे लोकतंत्र नहीं रहा। और पहली बार 5 साल बिल्कुल पूरे करने ही वाले थे, 4 साल के अंदर वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में इसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया और पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश दिया। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान ने भी लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया हुआ है। तो अभी इमरान खान जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के, इमरान खान क्या है? यहाँ के पीएम है। पीएम कौन है? इमरान खान। लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए चुने हुए हैं। इनका भी नहीं पता कुछ नियम आ जाए इनको भी हटा दें। तो पाकिस्तान की कहानी याद है बेटा कि कभी भी यहाँ पे लोकतंत्र ठीक से रहना, हमेशा सेना ने लोकतंत्र को कुचला है। कुछ नेताओं ने कोशिश करी और अभी भी लोकतंत्र फिलहाल है, लेकिन हर बार जनरल, सेना के जनरल उसको हटाकर अपने को शासक घोषित कर देते हैं। और यही घटना बांग्लादेश में हुआ, उसका बाद में पढ़ेंगे। पाकिस्तान का क्लियर हो गया। तो पाकिस्तान का सैनिक शासन क्यों नहीं रहा, इसके पॉइंट बता रहा हूं बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो धर्म गुरुओं के हाथ में सब कुछ है। धर्म गुरुओं के हाथ में है सब कुछ। धर्म गुरु के हाथ में है कि भाई हाँ। सेकंड क्या है कि आतंकवाद के कारण डर, इनको डर है कि कोई कंट्री हम पे हमला ना कर दे, हमें ख़त्म ना कर दे, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को ख़त्म कर दिया है। तो ये सब कारण हो गए। नेपाल से पंगे ज़्यादा नहीं हुए हमारे, थोड़े बहुत हुए हैं। चलो देखते हैं क्या हुए। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राम जी हमारे हैं, है ना, पंगा हुआ था बीच में। तो नेपाल के बारे में, नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जद्दोजहद चलती रही। अब वहाँ की राजनीति में माओवादी, जो कि चाइना का है ना माओवादी, बहुत प्रभावी हो गए हैं। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों, माओवादी के बीच लंबे संघर्ष का परिणाम रहा कि नेपाल द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद सिंह ओली, वहाँ के पीएम है बेटा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री 2015 से। ठीक है, 2015 से यहाँ पे नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली, यानी कि केपी शर्मा ओली यहाँ के क्या है? पीएम है। और यहाँ पे राजतंत्र रहा 2006 तक, फिर लोकतंत्र आया और अभी भी लड़ाई हो रही है माओवादी और लोकतंत्र समर्थकों और सेना के बीच। श्रीलंका 1948 में आज़ाद होता है, इंडिया के 1 साल बाद। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद यहाँ पे क्या है? सिंहली और तमिल जातीय संघर्ष। आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा या 9वीं में पढ़ा होगा कि सिंहली और तमिल, यहाँ पे बस जातीय संघर्ष है, बाकी शांति है। मतलब लोकतंत्र सरकार जब से है, पर यहाँ पे सिंहली और तमिल को लेकर संघर्ष होता है। तमिल, भारतीय तमिल भी शामिल है, मुस्लिम तमिल भी शामिल है इसमें। एक मिनट बेटा, वीडियो पॉज करता हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या है बेटा यहाँ का? तो बता दिया कि यहाँ पे जो लोकतंत्र 1948 की आज़ादी के बाद लोकतंत्र लंका में, लेकिन इसके बावजूद सिंहली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। सिंहली श्रीलंका के मूल निवासी थे, तमिल जो भारत से आकर श्रीलंका में बसे थे। तो सिंहली कौन थे? तमिल के लंका के मूल निवासी, और तमिल जो भारत में से जाकर जो मजदूर के रूप में गए थे और चाहे बंधक के रूप में गए थे, वहाँ बच गए। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा अलग राष्ट्र की मांग को लेकर है कि एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय लगातार उनकी मांग का विरोध करता जा रहा है। तो लंका के बारे में लिखेंगे कि वहाँ पे लोकतंत्र स्टार्टिंग से रहा, लेकिन वहाँ पे जातीय संघर्ष है। क्या है? जातीय संघर्ष। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना दल लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के पश्चात श्रीलंका में चले आ रहे युद्ध की समाप्ति हुई। 2009 से यहाँ पे शांति का माहौल है। दक्षिणी एशिया के 2 बड़े देशों भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण थे। इनके बीच 1947 में युद्ध हुआ था, आपको पता होगा।
65 में, 71 में, 99 में हुआ है। हालांकि इंडिया हर बार जीता है, ठीक है। कारगिल युद्ध 1947, 48, 65, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए। और दक्षिण एशियाई देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से बॉर्डर लगते हैं। इसके कारण भारत इन देशों के मुद्दों में मतभेद रहा है और बहुत क्षेत्रों में सहयोग भी है। तो लंका में जातीय संघर्ष है, श्रीलंका और नेपाल में भी अंदरूनी संघर्ष है, लेकिन अभी लोकतंत्र है। पाकिस्तान में तो है ही सैनिक तंत्र और लोकतंत्र के बीच संघर्ष। अब पढ़ते हैं बांग्लादेश। 1947 से 1971 बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था बेटा। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी राज के समय बंगाल, असम, यानी जब पहली बार अंग्रेजों ने कब्जा इंडिया के बंगाल पे ही किया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, तो पूर्वी पाकिस्तान इसमें शामिल था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने आप उर्दू भाषा लादने के खिलाफ थे। यानी बंगाली मुस्लिम थे, बंगाली भाषा थी, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने शर्त रखी, जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहेगी उसे मुस्लिम इलाका माना जाएगा। तो एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा के बावजूद यहाँ पे उर्दू भाषा को लादा जा रहा था। इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध किया और हिस्सेदारी की मांग उठाई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान पे हमला बोल दिया, जिसको 1971 में इंडिया ने हेल्प करी और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ के महात्मा गांधी कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली और अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी नेताओं का दबदबा था, सरकार को इसने मानने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबर को गिरफ्तार कर लिया और जनरल यहिया खान ने यहाँ पे हमला बोल दिया बेटा। कहानी क्लियर हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश आज़ादी से पहले तो इंडिया का हिस्सा था, बाद में ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। पाकिस्तान ने जानबूझ के यहाँ की बंगाली संस्कृति को नष्ट करने का कसम खाई और यहाँ के लोग नहीं चाहते किससे गुलाम होना। इंडिया सहायता मांगी और इंडिया ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हरा दिया और बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया, ठीक है। और हजार लोग पाकिस्तान की सेना के आरोप मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान के कम से कम लाखों लोग भारत में आ गए। भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आ गई और भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी के लिए समर्थन दिया और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश 1971 में एक देश बन गया। ये क्वेश्चन आ सकता है बांग्लादेश के बारे में 5 बातें बताओ। तो बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश के लोग बंगाली मुस्लिम और बंगाली संस्कृति को मानने वाले थे। यहाँ के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे और जानबूझ के पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ पे उर्दू भाषा, उर्दू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति लादने को जोर दे रही थी, जो कि यहाँ के लोग पसंद नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित कर दिया। और बांग्लादेश में चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम है जब से। और बांग्लादेश भारत की पूरब की ओर चलो का नीति का हिस्सा है। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, यानी इंडिया बांग्लादेश दोस्त हैं दोनों आपस में। और भारत में बस एक ही लड़ाई है, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी को लेकर। तो भारत बांग्लादेश के बीच किस चीज़ को लड़ाई है? गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों को जल के लेकर, ठीक है। बाकी सब क्लियर हिसाब, इंडिया बांग्लादेश दोस्त दोस्त। मालदीव, भाई मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। भाई यही प्रश्न आया ना परीक्षा में कि मालदीव में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो आपको जो पॉइंट दे रखे नीचे, ये पॉइंट ही है बेटा, ये पॉइंट ही है। 4 पॉइंट लिख देना, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो पहला है कि 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में एक गणतंत्र बना और शासन में अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, यानी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष द्वारा होगा और राष्ट्रपति देश का बॉस होगा। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को पक्ष में मतदान किया। पहले एक ही पार्टी थी, अब बहुदलीय प्रणाली हो गई। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP देश की राजनीतिक मामलों में टॉप पर, जैसे इंडिया में पहले कांग्रेस थी अब BJP है, तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर टॉप पर है। 2005 के चुनावों में मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों को मान्यता दी गई। मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। 1998 में मालदीव में भारत के सैनिकों द्वारा
किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। भारत ने मालदीव में आर्थिक विकास, पर्यटन, उद्योग, लोग हनीमून मनाने भी मालदीव जाते हैं बेटा, क्योंकि इंडिया का मित्र और वहां पे इंडिया के पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। भारत मालदीव ने नवंबर 2020 में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास को 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। खेल युवा मामलों में भी समझौते किए। तो ये आएगा कि इंडिया और मालदीव के संबंधों में कैसे और घनिष्ठता आ रही है। तो ये पॉइंट लिख देना कि मत्स्य पर्यटन उद्योग में सहायता दी जा रही है। 4 समझौते 2020 में हुए। सामुदायिक विकास के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा मामलों खेल में बढ़ावा दिया जा रहा है। GMPC ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज के रूप में $100 मिलियन दिया है। किसको? मालदीव को बेटा, मालदीव को। तो ये दोस्ती की हमारे लायक है। बस अब अगली वीडियो में आपको प्रश्न आएंगे बेटा, अगली वीडियो में प्रश्न आएंगे। श्रीलंका मुख्य समस्या क्या है बताओ? जातिवाद। क्या है? जातिवाद। ठीक है। नेपाल कब बना? 2006 में बना। ठीक है। दक्षिण एशिया का उस देश में राजतंत्र है, तो भूटान में बेटा राजतंत्र था, याद है ना? राजतंत्र अभी भी है वहां पे, भूटान में अभी भी राजा है। सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच है? इंडिया और चाइना के बीच में। फरक्का नदी किसके है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में परेशानी का नित्ता है। ओके। लंका कब आजाद हुआ? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा बच्चों। वीडियो को ध्यान से देखो, बहुत कुछ। शेख मुजीबुर रूस बांग्लादेश की पार्टी से, मालदीव में किस पार्टी का है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का है ना। दक्षिण एशिया के चारों तरफ से घिरे देश के 2 देश के नाम बताओ। एक तो बांग्लादेश घिरा हुआ है, सॉरी हाँ नहीं, एक तो भूटान घिरा हुआ है 4 देशों से, और एक इंडिया घिरा हुआ है बेटा। ये सभी प्रश्न कराऊंगा आपको अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को ध्यान से देखें 2 बार, और हमारे बाकी देशों के संबंध अच्छे रहे, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। और कब कब युद्ध हुए ये भी याद रखना है आपको। 4 युद्ध हुए इंडिया पाकिस्तान में बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और NB लर्निंग से जुड़े रहिए। धन्यवाद।